तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का तीसरा लेक्चर है आज। तो इसमें पढ़ेंगे हम एटॉमिक रेडियस के बारे में, डेप्थ में चलेंगे। ठीक है, जो कन्वेंशनल डेफिनेशन अपनी एटॉमिक रेडियस की वो क्या होती है, और जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो कैसे इसको मेजर कर रहे हैं वो सब देखेंगे। ठीक है, तो IIT जेईई नीट सब के लिए है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी है। बढ़ते हैं अपने एटॉमिक रेडियस से। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की एटॉमिक रेडियस से। अगर इसकी कन्वेंशनल डेफिनेशन देखें हम, तो जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से जितनी भी है वो कहलाएगी अपनी एटॉमिक रेडियस। अगर मैं यहाँ पे इसका जो डायग्राम है वो बना के दिखा देता हूँ एक बार। जैसे ये मैं आउटर मोस्ट सेल दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये तो हो जाएगा अपनी आउटर मोस्ट सेल, और यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन काटेगा चक्कर। ठीक है, ये, और जो सेंटर में हो जाएगी वो हो जाएगी अपनी न्यूक्लियस। और जो ये डिस्टेंस होएगी इसके बीच में, जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है वो, और जो अपनी न्यूक्लियस है ये वाली, तो ये जो डिस्टेंस कहलाएगी अपनी, ये रहेगी रेडियस आर, और इसको बोलेंगे हम एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, ठीक है। ये तो थी अपनी कन्वेंशनल जो डेफिनेशन थी वो, जो आज तक यूज होती आई है। बट जो हमारे जो डी ब्रो सर थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन को वेव प्रूव करा था ना, जो डेविसन और जर्मर उनके स्टूडेंट थे, उन्होंने डिफ्रैक्शन शो करवा दिया था इलेक्ट्रॉन से। तो जो डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है वो सिर्फ वेव शो कर सकती है, तो इलेक्ट्रॉन एक वेव प्रूव हुआ था। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे तो घूमेगा नहीं इस सर्कल में, तो इलेक्ट्रॉन जैसे घूमेगा वेव की तरह, जैसे ऐसे ऐसे घूमता रहेगा अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है इसका। जैसे जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव में घूमेगा, तो इसका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है कि जैसे ये सर्कल बना दिया हमने, सर्कल के ऊपर घूमेगा, ये नहीं है। ये जो घूमेगा अपना, ये घूमेगा अपना वेव की तरह, तो वेव की कोई पर्टिकुलर रेडियस रहेगी नहीं। तो हमने इसमें क्या करा, इसको चार भागों में डिवाइड करा। जैसे हम रेडियस को या फिर एटॉमिक रेडियस है उसको मेजर करेंगे, उसको चार भागों में बांटा हमने। तो वो चार भाग लिख देता हूँ, या अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी चाहिए हमें तो यहाँ पे इसकी पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद वो चार पार्ट बताऊंगा कौन कौन से थे। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटरमोस्ट सेल, ठीक है, इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये अपना बोहर सर का मॉडल भी हो सकता है ना, क्योंकि जो बोहर सर ने बताया था इलेक्ट्रॉन की रेडियस बता दी थी ना कहाँ पे घूमेगा वो, तो ये मान सकते हैं। बट जो बोहर सर का मॉडल था वो भी फेल हुआ था, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की बात नहीं करी थी। ठीक, वो उनका ड्रॉबैक था एक। तो ये अगर इसकी देखना चाहो तो 8वीं 9वीं कक्षा के लिए ये वाली ठीक हो जाएगी अपनी। बट जो इलेक्ट्रॉन एक वेव प्रूव हो गया तो ये चार भागों में बटेगा। जैसे अगर इसकी एटॉमिक रेडियस मेजर करना हो हमें तो इसके चार भाग हैं। ठीक है, ये जो बोल सकते हैं उसको हम बॉन्डेड स्टेट या फिर इंटरेक्शन स्टेट भी बोल सकते हैं इसको, इंटरेक्शन स्टेट। ठीक है, इनमें चार भाग है। जैसे अगर यहाँ मैं लिखना चाहूँ तो येलो पेन से लिख देता हूँ, यहाँ पे चार भाग हो जाएंगे इसके। एक तो कोवेलेंट रेडियस हो जाएगी, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है अपना, तो वो जो बॉन्ड की डिस्टेंस रहेगी उसी से हम कोवेलेंट रेडियस निकालेंगे, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, एक हो जाएगी वंडरवाल रेडियस। ठीक है, तीसरी हो जाएगी, जो तीसरी टाइप की रेडियस होगी वो हो जाएगी मेटालिक रेडियस। और जो फोर्थ टाइप की है वो है अपनी आयोनिक रेडियस। ठीक है, ये चार प्रकार से हमें पढ़ना है जो अपनी रेडियस हैं, कोवेलेंट रेडियस, वंडरवाल रेडियस, मेटालिक रेडियस और आयोनिक रेडियस। ये चार प्रकार की पढ़नी है हमें। तो पहले शुरुआत कर लेते हैं कोवेलेंट रेडियस से, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखते हैं कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस कैसे बनेगी, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा दो एटम्स के बीच में। और वो बॉन्ड कैसे बनेगा, बॉन्ड बनेगा जब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड शेयर होंगे दोनों एटम्स के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ इनका जो चित्र बना के, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर होंगे वो वाले। तो मान लेते हैं ये पहले वाला एटम हो जाएगा अपना, तो ये पहले वाला एटम, और इसी का इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर होता हुआ दूसरा बना देता हूँ यहाँ पे, समझे। तो जैसे
ये बना दिया मैंने। और ये जो बीच वाला ये वाला पोर्शन है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेयरिंग है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। ठीक, तो ये मैं लिख देता हूँ इसको, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। ठीक है, और ये जो एटम ए मान लेता हूँ इसको एटम बी मान लेता हूँ मैं। तो ये ए वाला और ये बी वाला, ये इसका सेंटर और ये बीच वाले का सेंटर, करेक्शन ए वाले का सेंटर। ठीक, तो इनको जो बीच की डिस्टेंस मिलेगी ये वाली, इसको हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। कितनी कितनी, सेंटर से लेके सेंटर तक जब कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ हो। ठीक, तो ये कहलाएगी अपनी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, समझे। और जो रेडियस चाहिए हमें, तो बॉन्ड लेंथ से मतलब नहीं, हमें चाहिए कोवलेंट रेडियस। तो कोवलेंट रेडियस हो जाएगी हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो आर कोवलेंट बराबर हो जाएगा अपना बॉन्ड लेंथ और डिवाइड बाय 2। समझे, ये 2 क्यों करा है, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए एक जो एटम है उसकी रेडियस। तो ये वाली जो होएगी ये इसकी आधी होएगी। जो पहले वाला अपना एटम है उसकी अगर रेडियस निकालेंगे हम शेयरिंग के बाद, जब कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा तब। ठीक है, तब जब ये बॉन्ड लेंथ का हाफ करेंगे तो एक वाले एटम की हो जाएगी अपनी कोवलेंट रेडियस। समझे, तो जो आर कोवलेंट है इसके भी 2 केस बनेंगे। कैसे कैसे, जैसे ए और बी जो एटम है ये तो या तो दोनों सेम है, जैसे ए और ए हो तब ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, बॉन्ड लेंथ डिवाइड बाय 2। और क्या होएगा, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए और बी दोनों की सेम हो तब भी ये आएगा, अगर दोनों के डिफरेंट हो तो अलग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ इसके केस बना के। तो केस 1 हो जाएगा अपना, केस 1 जब एटम ए एंड एटम बी या तो सेम हो, जैसे ए और ए का बॉन्ड बन जाए, ए और ए का बन जाए, या फिर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए बराबर हो जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को चाहना। ठीक है, तो कितना कौन चाहता है, ए और दोनों बी दोनों बराबर बराबर चाहते हैं, तो दो ये शेयरिंग होगी, ये बिल्कुल बराबर होगी दोनों की तरफ से, इससे भी और इससे भी, दोनों से बराबर होगी ना, क्योंकि दोनों की सेम है, इलेक्ट्रॉन दोनों को सेम चाहते हैं। जैसे अगर इसको देखें तो ये डिस्टेंस हो जाएगी ए और बी की। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो डी ए बी बराबर हो जाएगा इस केस में, जो पहले वाला केस लिया है इसमें जब इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों की सेम है तब, तो आर ए और प्लस आर बी। समझ रहे हो, तो बी जो एटम है उसकी रेडियस और ए वाला जो एटम है उसकी रेडियस मिला के, दोनों की रेडियस मिला के बनेगी बॉन्ड लेंथ। या फिर इसको डी ए बी लिखा है मैंने, ये डिस्टेंस है ए और बी की, तो ये डी ए बी बोल दिया मैंने। ये जो बॉन्ड लेंथ है इसको डी ए बी भी बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, तो डी ए और बी ये किस केस में रहेगा, जब या तो ए और बी जो एटम्स हैं वो दोनों सेम हो, जैसे ए बी की जगह भी ए ही हो, ए और ए के बीच में बॉन्ड बन रहा हो, तो इनको मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बन जाए ये बॉन्ड। ठीक है, जैसे H2 बनता है अपना, समझ रहे हो। तो उस केस में ये वाली होएगी जो डी ए बी होएगा, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, ये बनेगा। और केस 2 क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की डिफरेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ केस 2 जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ग्रेटर मान लेता हूँ मैं इसके। ठीक है, किससे, बी से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से। ठीक है, ग्रेटर मानना मैंने इसको। तो इस केस में जो बॉन्ड लेंथ रहेगी या फिर डिस्टेंस ऑफ ए बी रहेगी वो क्या रहेगी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो डी ए बी या फिर बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाएगा रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.9 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। अगर बी की ज़्यादा होती तो, जैसे ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए है वो और खींचना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का क्लाउड है ये ए की तरफ और हो जाएगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ज़्यादा है, क्योंकि ए चाहता है मतलब अपनी ओर खींचना है इलेक्ट्रॉन को, तो ये और अंदर चला जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जिसके कारण जो बॉन्ड लेंथ है वो और छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये तो चाहता है कि मेरी तरफ आ जाए सारे इलेक्ट्रॉन, तो इस कारण इस चलते ये जो बॉन्ड लेंथ है ये और कम हो जाएगी, तो इसलिए ये माइनस का निशान आया यहाँ पे। और ये आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। समझ रहे हो, तो ये बड़े 2 केस बनेंगे अपने, तो डी ए और डी
करेक्शन डी ए बी और ऊपर वाला भी डी ए बी, बट डिफरेंट क्या है उसमें, डिफरेंस है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ए ज़्यादा है बी से, अगर बी ज़्यादा होता ए से तो यहाँ पे बी आ जाता और यहाँ पे ए आ जाता, समझ रहे हो, क्योंकि तब भी क्या होता, तब बी चाहता कि इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ शिफ्ट हो जाएं सारे, इस केस में क्या चाह रहा है, ये ए चाह रहा है कि सारे इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ शिफ्ट हो जाएं, और जिस कारण ये जैसे इसको और खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, तो ये और धंसता जाएगा अंदर की ओर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो जिस कारण जो बॉन्ड लेंथ है वो और छोटी हो जाएगी, तो इसलिए ये नेगेटिव आया है। तो ये माइनस का निशान है, थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ इसको, तो -0.9, समझ रहे हो, समझे। तो अब जो अपना आएगा नेक्स्ट वाला आएगा वो आएगा वंडरवाल रेडियस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट के स्लाइड की ओर, तो देखते हैं वंडरवाल रेडियस, ठीक है। तो ये कैसे आएगी, जब वंडरवाल फोर्स रहेगा, और वंडरवाल फोर्स क्या होता है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन, इट इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये कहलाएगा अपना वंडरवाल फोर्सेस, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जैसे अपने पास दो मॉलिक्यूल हैं, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का ले लेता हूँ मैं, तो H2 और H2 के दो मॉलिक्यूल हैं अपने पास, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, किससे, जो वंडरवाल फोर्स है उससे, या फिर इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उससे दोनों अट्रैक्ट करते रहेंगे, और जो इनके बीच की ये डिस्टेंस बनेगी, तो इसको मैं बोल देता हूँ जैसे ये डिस्टेंस बिटवीन H2 और H2, क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल है ना, तो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस बनी है DH2 और H2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का लिया मैंने इसलिए, तो वंडर वाला रेडियस क्या बन जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ वंडर वाल रेडियस, तो रेडियस वंडर वाल, तो ये बराबर हो जाएगा अपनी DH2 और H2 डिवाइड बाई 2, समझ रहे, जिसका आधा हो जाएगा, क्योंकि हमें तो चाहिए एक का ही, एक की रेडियस चाहिए होती है ना हमें, तो इसलिए इसका आधा करना पड़ रहा है, जो ये पूरी डिस्टेंस किसकी, जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन का, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स रहेगी वो वंडरवाल फोर्स रहेगी, और जो ये डिस्टेंस कहलाएगी अपनी, ये DH2 और H2, और इसका आधा कर देंगे तो वो कहलाएगी अपनी वंडरवाल रेडियस, समझे। तो जो अपने इनर्ट गैसेज हैं, इनर्ट गैसेज अगर यहाँ पे मैं लिखूँ जो ग्रुप 18 है, ग्रुप 18 यानी इनको बोलते हैं हम इनर्ट गैसेज या फिर नोबल गैसेज, इनर्ट गैसेज या फिर नोबल गैसेज, क्योंकि वो किसी से रिएक्ट तो करती नहीं है, बट उसका अगर मॉलिक्यूल रहेगा तो उनके बीच में जो फोर्स रहेगा वो वंडरवाल फोर्स रहेगा, और जो रेडियस निकालेंगे उनके बीच में वो हमेशा वंडरवाल रेडियस आएगी। जैसे यहाँ पे हीलियम और हीलियम का अगर दो मॉलिक्यूल लूँ मैं यहाँ पे, तो ये मॉलिक्यूल जैसे ये हो जाएगा अपना हीलियम का मॉलिक्यूल, और एक ये हो जाएगा अपना हीलियम का मॉलिक्यूल, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। इनर्ट गैस इसलिए तो बोल रहे हैं किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते ये, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट का जो है ऑक्टेट इनका कंप्लीट रहता है, समझ रहे हो। जैसे हीलियम की बात करें यहाँ पे, फिर नियोन की कर लेते हैं यहाँ पे, नियोन, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 10, और अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें हम तो 1s2 2s2 और 2p6, ठीक है। तो ये जो p ऑर्बिटल है ये फुली फिल्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन उसमें, s भी फुली फिल्ड है, ये भी फुली फिल्ड है, तो ये है इनर्ट गैस, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन ना तो शेयर करना चाहेगा, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, ठीक, इसलिए ये कहलाएंगे अपने इनर्ट गैसेज। तो ये जो वंडरवाल फोर्स रहेगी या फिर रेडियस रहेगी वो जो अपना ग्रुप 18 है उनमें ज़्यादातर देखने को मिलेगी, जो इनर्ट गैसेज हैं उनमें, समझ रहे हो। तो ये जो इनके बीच में रहेगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा ये वाला, जैसे अगर मैं इसको रेड पेन से दिखाऊं तो ये जो अट्रैक्शन रहेगा ये एक प्रकार से, ठीक है। और ये बोला जाएगा जैसे डी हीलियम और हीलियम मॉलिक्यूल, और अगर इसके जो हीलियम और हीलियम है ये, इसके अगर वंडरवाल रेडियस निकालें हम, तो आर वंडरवाल रेडियस, आर वंडर वाल, ये बराबर हो जाएगा डी हीलियम और हीलियम डिवाइड बाई 2, समझे। तो ये कंसेप्ट है इसका वंडरवाल रेडियस का।
तो इसके और क्लैरिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पे एक तो क्लोरीन का आइटम ले लेता हूँ, एक क्लोरीन का आइटम और फिर एक और आइटम मोलिक्यूल लूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ एक बार। तो जैसे ये वाला है एक, ठीक, और एक यहाँ पे मैं सेम ऐसा ही बना लेता हूँ, ठीक है, चित्र पे ना जाए। तो ये जैसे मान लेते हैं एक ये क्लोरीन का एटम और ये वाला भी क्लोरीन का एटम, तो Cl और Cl, तो Cl2 बनेगा ये। जैसे एक मोलिक्यूल देखे जाएंगे तो मोलिक्यूल भी बन जाएगा ये, और ये एक एटम भी बन जाएगा, सिंगल एटम, ठीक है। तो ये एक लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जो ये जो डिस्टेंस रहेगी इसकी, ये वाली, क्योंकि ये जो बना है ये बना है अपना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, तो ये होगी कोवेलेंट रेडियस। तो आर कोवेलेंट, समझे, तो ये हो जाएगी इसकी 198 पिकोमीटर। बट ये कोवेलेंट रेडियस नहीं है, ये है जो डिस्टेंस है बिटवीन इसकी, जो अपना Cl है, क्लोरीन ले लेता हूँ मैं, ठीक है, Cl और Cl, और ये भी Cl और Cl, ठीक है। तो ये DCl बनेगा ये, या फिर जो बॉन्ड लेंथ बनेगी ये, तो बॉन्ड लेंथ बोल देते हैं इसको, थोड़ा इजी रहेगा, बॉन्ड लेंथ। और जो ये बॉन्ड लेंथ की लंबाई है ये है अपनी 198 पिकोमीटर, ठीक। और हमें चाहिए कोवेलेंट रेडियस, तो आर कोवेलेंट हो जाएगी इसकी आधी, आर कोवेलेंट, तो ये बराबर हो जाएगी 198 डिवाइड बाई 2 यानी 99 पिकोमीटर, ठीक। तो ये है अपना कोवेलेंट रेडियस। और ये अगर देखा जाए इसके और इसके बीच में ये वाली जो डिस्टेंस बनेगी, ये बनेगी अपनी वंडरवाल रेडियस, क्योंकि ये क्लोरीन एक मॉलिक्यूल बन जाएगा Cl2, और ये भी Cl2 हो जाएगा, तो ये एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस बनेगी, जैसे यहाँ पे बना के दिखाता हूँ मैं थोड़ा इसको, मान लेते हैं ये वाली बनी है अपनी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, ये बोलेंगे DCl और Cl, और जो वंडरवाल रेडियस रहेगी वो इसकी आधी रहेगी, ठीक है। ये जैसे आर वंडरवाल रेडियस निकालेंगे तो DH2 और H2 के बीच में जो इंटर मोलिकुलर फोर्स रहेगा, ये मान लेते हैं जो हमने मानी है ना, ये इंटर मोलिकुलर फोर्स है ये, या फिर इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी DCl और Cl। तो ये इसकी देखी गई है अपनी 360 पिकोमीटर। तो ये इसको मैं रेड पेन से लिख देता हूँ 360 पिकोमीटर। और अगर इसकी वो बात करें हम, जो वंडरवाल रेडियस निकालें, तो इसका आधा हो जाएगा ये, तो वंडरवाल रेडियस हो जाएगा इसका, रेडियस वंडरवाल, तो ये बराबर हो जाएगा 180 पिकोमीटर, 180 पिकोमीटर। तो जैसे 360 का आधा करेंगे तो 180, तो जो अपनी वंडरवाल रेडियस है वो हमेशा बड़ी रहेगी किससे, जो अपनी ये है कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आर वंडरवाल इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर कोवेलेंट, ठीक है। इसमें दिख भी रहा है, जो हमने ये एग्जांपल लिया है क्लोरीन वाला, इसमें दिख भी रहा है जो वंडरवाल रेडियस है वो 180 पिकोमीटर, और पिकोमीटर होता है अपना 10⁻⁻12, ठीक है, -12 होता है। जो पिको रहता है, पिकोमीटर रहता है, वो है 10⁻⁻12। तो ये 180 पिकोमीटर और ये 99 पिकोमीटर। तो जो कोवेलेंट है वो छोटा है किससे, अपना वंडरवाल से। और होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि जैसे अगर जो वंडरवाल ये कोवेलेंट देखे हम, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग रहती थी, तो ये शेयर करते थे, और इसमें क्या है, ये एक डिस्टेंस पे आकर रुक जाएंगे, उसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर ये और नज़दीक आएंगे तो जो न्यूक्लियस है उसका रिपल्सन होगा, या फिर जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इनकी, ये डी मॉलिक्यूल जो भी है अपने, जैसे हाइड्रोजन दिया, यहाँ पे क्लोरीन दिया DH2H2, और यहाँ पे Cl2 और Cl2, तो ये डिस्टेंस रहेगी, तो नहीं फिक्स रहेगी ये, ठीक है। हर एक जो मॉलिक्यूल है उसके लिए फिक्स रहेगी ये, इससे ना तो ज़्यादा आ सकता है ना ज़्यादा दूर जाएगा, दूर जाए वैसे, पर हमें चाहिए वंडरवाल रेडियस। तो ये जितने नज़दीक आ सकते हैं, जितना इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग सकता है, और उसका आधा कर देंगे तो हमें वंडरवाल रेडियस मिलेगा। तो इस जो कोवेलेंट था उसमें तो इनकी शेयरिंग हो रही थी इलेक्ट्रॉन की, तो इसमें दिख भी रहा है हमें, जैसे ये देखा जाए तो ये बड़ा है किससे, कोवेलेंट से। कोवेलेंट कौन सा होता था अपना, जैसे ये है, तो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना था, दोनों के इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, तो ये रेडियस छोटी हो जाएगी एज कंपेयर टू वंडरवाल रेडियस, समझे। तो अब बढ़ते हैं अपने मेटालिक रेडियस की ओर, नेक्स्ट स्लाइड पे।
तो अब अपना मेटेलिक रेडियस, तो ये एक अलग प्रकार की रेडियस है, ना तो ये कोवेलेंट रेडियस है ना वंडरवाल रेडियस है। जैसे अगर यहाँ पे मैं इसका एक क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म ले रहा हूँ, मेटेलिक रोड ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये जो मेटेलिक रोड के एटम्स वो कुछ इस प्रकार से चिपके रहेंगे, समझ रहे हो। तो जो अपने सॉलिड्स हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है, या तो FCC हो या फिर BCC हो, या बॉडी सेंटर हो या फिर फेस सेंटर हो। तो मैंने ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया है, एक मेटेलिक रोड लिया है, उसके एलिमेंट इसके एटम्स दिखाए मैंने इस प्रकार से। तो जो नियर बाई है, ना तो ये कोवेलेंट रहेगा, कोवेलेंट क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये शेयर इलेक्ट्रॉन शेयर थोड़ी कर रहा है, ये रहेगा अपना अलग अलग रहेगा, मतलब बाउंड्री टच रहेगी इसकी। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो 4 न्यूक्लियस होंगे उनको बांध रखेंगे, क्योंकि जो अपना मेटल है उसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, तो जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे वो न्यूक्लियस को बांध के रखेंगे। तो मान लेते हैं ये हमारे पास 4 एटम लिए मैंने, और जो अपना मेटल है उसके पास इलेक्ट्रॉन तो बहुत हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। मान लेते हैं इधर घूमा, फिर ये इधर घूमा, कहीं भी घूम सकता है ना। तो इसका क्या मतलब है, जो इलेक्ट्रॉन है ये चारों जो न्यूक्लियस हैं इनको पकड़े रहेगा, ये बांधे रखेगा। जैसे ये न्यूक्लियस दिखाया मैंने इसके, तो ये बांधे रखेगा इनको, ठीक। तो ना तो ये शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन को, जैसे ये दो है न्यूक्लियस है ये, और ना तो ये शेयर करेगा, ना इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा रहेगी, ठीक है। वंडरवाल फोर्स भी नहीं रहेगा, ना ही कोवेलेंट फोर्स रहेगा, समझ रहे हो। तो ये एक अलग ही प्रकार से है। तो ये जो दोनों के बीच की डिस्टेंस रहेगी, जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ इसको DMM, तो ये DM और M, मेटेलिक मेटेलिक बोला मैंने DMM को, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस होगी इसकी, बट हमें चाहिए मेटेलिक रेडियस, तो इसका आधा हो जाएगा ये। जैसे अगर इसको देखा सिंगल एटम को, इसको मेटेलिक रेडियस बोलेंगे हम, तो ये हो जाएगा अपना आर मेटेलिक बराबर हो जाएगा DMM मेटेलिक मेटेलिक डिवाइड बाई 2, समझ रहे हो। तो ये रहेगा अपना मेटेलिक रेडियस। अगर इनके ऑर्डर की बात करें हम, जैसे कौन कौन सा बड़ा रहेगा, कोवेलेंट बड़ा रहेगा, वंडरवाल बड़ा रहेगा, मेटेलिक बड़ा रहेगा, तो जो सबसे पहले आएगा जो आर वंडरवाल सबसे बड़ा रहेगा, वंडरवाल, ठीक है, सबसे बड़ा। फिर रहेगा अपना आर मेटेलिक, और उसके बाद रहेगा अपना आर कोवेलेंट। वो क्यों रहेगा, जैसे आर वंडरवाल को दिखाऊं तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि जो वंडरवाल फोर्स रहता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स रहता है। तो जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का केस लिया था मैंने यहाँ पे, तो ये एक सर्टेन डिस्टेंस पे आकर रुक जाएंगे ये, तो ये जो डिस्टेंस रहेगी ये कहलाएगी DH2H2, DH2 और H2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो होगी ये। और जो आर वंडरवाल निकालेंगे हाइड्रोजन के बीच में, वो आ जाएगी DH2 डिवाइड बाई 2। तो जैसे ये अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा डिस्टेंस दिख रही है, तो ये सबसे बड़ी होएगी। उसके बाद रहेगी मेटेलिक में देखें तो ये दोनों पास पास हैं, जैसे ये और ये मान लेते हैं कि बाउंड्री टच हो रही है, ठीक है। तो ये एक डिस्टेंस ये बचेगी, तो ये रहेगी अपनी रेडियस मेटेलिक। और उसके बाद कोवेलेंट का क्या रहता है, जैसे यहाँ पे मैं मेटेलिक और दिखा देता हूँ, 2 एलिमेंट लेके, 2 एटम लेके ये वाला, तो ये और ये इसके टच होता दिखा दिया मैंने। थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ इसको, ठीक है। तो ये मान लेते हैं एक, और एक इसके टच होता हुआ ये बना दिया मैंने। तो ये जो डिस्टेंस रहेगी ये रहेगी मेटेलिक डिस्टेंस, DM और M, ठीक। तो ये केस पहला, और ये दूसरा, और तीसरा केस नीचे दिखा देता हूँ। ये पहला केस, ये दूसरा केस, और जो तीसरा केस रहेगा वो रहेगा ओवरलैपिंग वाला। जो कोवेलेंट रेडियस बनती है अपनी, वो ओवरलैप होती है ना। जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, जो A एलिमेंट और ये यहाँ पे शेयरिंग मैंने दिखा दिया, जो ये वाला पोर्शन है ये शेयरिंग वाला पोर्शन हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर होंगे वो। तो यहाँ पे और लिख देता हूँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। तो ये एक दूसरे के अंदर घुस गया, जैसे ये, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी, उसके बाद सबसे बड़ी ये वाली, उसके बाद ये, और उसके बाद हो जाएगी अपनी ये वाली, ठीक है। अब बढ़ेंगे अपनी आयनिक रेडियस की ओर, समझ रहे हो यहाँ तक। तो अब बढ़ते हैं आयनिक रेडियस की ओर। तो ये समझने के लिए पहले हमें आयन्स बनाने पड़ेंगे। तो जो अपने पास, मान लेते हैं हमारे पास कोई एटम है M नाम का, और हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये M+ चार्ज आ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया उससे, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना ही प्लस चार्ज बनेगा, क्यों, क्योंकि हम जो नेगेटिव चार्ज है उसको कम कर रहे हैं। नेगेटिव को कम करेंगे मतलब पॉजिटिव बढ़ता जाएगा,
समझ रहे हो। तो ये जो स्पीसी रहेगी अपनी, ये कहलाएगी कैटायन, जो ये है ये कहलाएगी कैटायन, ठीक है। और मान लेते हैं जो अपने पास एक एटम है उसमें हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, जैसे ये m, और हमने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करा, तो हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन ऐड करना मतलब हम उसको चार्ज दे रहे हैं, नेगेटिव चार्ज, तो ये हो जाएगा m माइनस, ठीक। तो ये वाली जो स्पीसी कहलाएगी ये कहलाएगी अपनी एनायन, एनायन, ठीक है। और एक अपना सिंपल मेटल जो अपना एटम है वो रह जाएगा, जैसे m है तो ये सिंगल न्यूट्रल एटम है, तो ये हो जाएगा अपना एटम। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो पहले आएगा सबसे बड़ा जो साइज रहेगा वो रहेगा एनायन का, तो पहले आएगा अपना एनायन, एनायन, एनायन ग्रेटर देन एटम, और एटम ग्रेटर देन कैटायन, ठीक है। तो ये क्यों आया ये ट्रेंड, ये देख लेते हैं एक बार। तो एनायन है, एनायन मतलब हमें उसको इलेक्ट्रॉन दिया है, तो मैं एक यहाँ पे एक सेल बना लेता हूँ और न्यूक्लियस बना के दिखाता हूँ, समझा देता हूँ यहाँ पे कैसे आया ये, ठीक। तो मैंने मान लिया है यहाँ पे मैंने बनाया एक आउटर मोस्ट सेल, और एक जो रहेगी न्यूक्लियस रहेगी ये वाली बीच वाली न्यूक्लियस, जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो दिखा दिया मैंने, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ये दिखाया। एनायन में क्या करा हमने, जो इलेक्ट्रॉन है एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हैं हम, क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऐड कर दिया जब तो नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये तो रिपेल करेंगे तो मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसको दूर भगाएगा, दूर भगाएगा तो ये जो साइज है ये इसका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं हम यहाँ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसको, एक और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो इसमें आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसको रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो साइज बढ़ेगा इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन, और उसके बाद आ जाएगा अपना न्यूट्रल एटम, ठीक है। तो न्यूट्रल एटम मैं यह दिखा देता हूँ, एम ही लिख देता हूँ इसको, ठीक है। और ये ग्रेटर देन रहेगा किससे, एनायन से। तो एनायन का यहाँ पे मेरे को बनाना पड़ेगा एक बार फिर से, जैसे यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इसका अपना आउटर मोस्ट सेल, और सेल के बीच में मैं दिखा देता हूँ न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन अपना, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, एक तो एक और ये दो, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन दिखाए मैंने यहाँ पे कैटायन बनाने के लिए, ये तो हो जाएगा अपना एनायन, एनायन क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, और एनायन ग्रेटर देन ये हो जाएगा अपना एटम, क्योंकि न्यूट्रल एटम है ये, ठीक है। ना चार्ज प्लस है ना इस पे माइनस चार्ज है, जो रदरफोर्ड सर ने बताया था या फिर बोहर सर ने बताया कि एटम न्यूट्रल है, ठीक है। और ये क्या है, ये अपना है कैटायन, तो इसका और समझाऊंगा एक बार। कैटायन, ठीक, कैटायन में क्या कर रहे हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, जैसे ये हमने रिमूव करा ना इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे यहाँ से, तो मान लेते हैं एक यहाँ से गया तो बचेगा कितना, एक। तो एक क्या करेगा, जो न्यूक्लियस है ये इसको और अपनी ओर खींचेगा, समझ रहे हो, क्योंकि इस पे चार्ज जो नेगेटिव चार्ज है वो कम होता जा रहा है, और जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये अपने आप इसको खींचता रहेगा, पहले जितने से खींचता उतना फोर्स, तो ये इतने से ही खींचेगा, बट इस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कम हो गए, तो वो इसके साथ और सिकुड़ते जाएंगे इसमें, तो सिकुड़ने से क्या होगा, इसका जो साइज है वो कम होता जाएगा, तो ये सबसे कम होएगा, जो न्यूट्रल एटम उससे भी कम होएगा ये कैटायन वाला, और सबसे बड़ा होएगा अपना एनायन का, तो इसलिए साइज बड़ा है इसका, जो एनायन है वो सबसे बड़ा, उसके बाद एटम, उसके बाद कैटायन, ये ट्रेंड चलता है इसका, ठीक है। ट्रेंड ऑफ आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस, समझे। तो इतना ही कंसेप्ट था इसमें। तो अब जो देखेंगे हम वो जो अपना पीरियड्स हैं और ये जो अपने ग्रुप्स हैं उसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्या क्या, जो आयनिक रेडियस कैसे डिफर करेगी, या फिर कोवेलेंट रेडियस कैसे डिफर करेगी, या एटॉमिक रेडियस कैसे डिफर करेगी, और उसके एक्सेप्शंस क्या हैं, ठीक है, वो सब देखते हैं। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब देखेंगे जो वेरिएशन है एटॉमिक रेडियस का वो कैसे कैसे होएगा अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो जो हमने सारे पढ़े ये जो भी रेडियस पढ़ी उनका भी यहाँ पे एप्लीकेशन आएगा, ठीक है। तो अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, सेकंड पीरियड उठा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियन, ठीक है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन
और नियोन। तो ये है मेरे पास जो पहले वाला है करेक्शन, सेकंड जो पीरियड है वो पहले वाला हाइड्रोजन और हीलियम रहेगा। तो मैं यहाँ पे पहला भी लिख ही देता हूँ क्योंकि जगह है हाइड्रोजन, और ये रहेगा अपना हीलियम। तो फर्स्ट पीरियड और ये हो जाएगा अपना सेकंड पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड में जो सेकंड पीरियड उसमें क्या है, जो जैसे ये है इसका जो एटॉमिक नंबर है 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो जाएगा 10। ठीक, तो अगर इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखें यहाँ पे तो 2,1, ठीक है, 1s2 और 2s1। तो 2,1 लिख देता हूँ इसको, ये हो जाएगा 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 और 2,8। जो लास्ट वाला जो सेल रहेगा उसमें रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का करके दिखा देता हूँ एक बार। तो जो नाइट्रोजन है उसके हैं 7, तो 1s2, 2s2 और 2p3। ठीक, जैसे 2, 2, 4 और 3, 7 हो गए टोटल ये। तो सेकंड जो सेल है, जो लास्ट वाली सेल है वो है 2, जो सेकंड वाली है 2 है 2, तो उसमें कितने जो रहेंगे अपने इलेक्ट्रॉन, 3 और 2 5। तो यहाँ पे इसलिए ये 5 आया, पहले में 2, और जो सेकंड है जैसे ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिफाइंड होते हैं सेल रहती है, सेल नंबर कितना है, दूसरा वाला। तो एस और ये पी, तो जैसे सेल किस कौन सी होती हैं, जैसे ये वाली, और उसके अंदर रहती हैं ऑर्बिटल्स। KLMN जो है वो सेल हैं, और जो उसके अंदर रहती हैं SPDF वो ऑर्बिटल्स हैं। तो हमें बात करनी है सेल की। जैसे सेकंड नंबर जो 2 नंबर क्या दर्शाता है, सेल नंबर दर्शाता है, और SP दर्शाता है उसमें ऑर्बिटल्स। तो हमें एक सेल में इलेक्ट्रॉन देखने, सेल में कितने हैं, 3 और 2 5, तो इसलिए ये वाला लिखा है मैंने 2,7। ऐसे इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 2p4 हो जाएगा, तो 4 और 2 6, तो लास्ट में कितने आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। समझे? तो ये हो जाएगा अपना जो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 तक लिखे हैं, ये है अपना एटॉमिक नंबर, या फिर Z, या फिर इसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज। तो अलोंग द पीरियड जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है, जैसे देख रहे हो ना, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अलोंग द पीरियड बढ़ रहा है ये। तो मैं यहाँ पे अगर इसको बना के दिखाऊं, एक न्यूक्लियस बनाता हूँ और एक सेल बना लेता हूँ, जैसे दूसरी सेल आ रही है ना ये, तो वही बना लेता हूँ मैं। तो एक तो ये बनाना पड़ेगा मेरे को न्यूक्लियस, और एक बनानी पड़ेगी सेल। तो ये अपना न्यूक्लियस, और ये मैंने बना लिया कोई सेल, और इसमें है अपने इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हो? तो जैसे जैसे हम पीरियड्स में लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट, तो लेफ्ट से राइट जाने पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे बढ़ेगा तो ये इनको ज़्यादा और ताकत से खींचेगा, ये तो ताकत से खींचेगा तो इनकी जो एटॉमिक रेडियस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो अलोंग द पीरियड या फिर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे किसी पीरियड में, तो जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। क्यों? इसका जो रीजन देंगे हम वो देंगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है इस पे। जैसे अलोंग द पीरियड जाएंगे या फिर लेफ्ट से राइट जाएंगे पीरियड में, तो जो अपना न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है। ठीक है, पहले मान लेते हैं 7, 8, 9, 10, समझे? तो ये बढ़ेगा तो इसका जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन पे वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा हो जाएगा तो मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता रहेगा, खींचेगा तो इसका साइज कम होएगा, जो एटॉमिक रेडियस है वो साइज कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज, किसमें, अलोंग द पीरियड, या फिर जब लेफ्ट से हम राइट की साइड जाएंगे तब। और डाउन द ग्रुप में क्या होएगा, जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप है वो बना लेता हूँ यहाँ पे मैं। तो जो फर्स्ट ग्रुप है वो बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, तो हाइड्रोजन, लिथियम, पोटासियम, हेलिना की रब, रुबिडियम, सीसियम और फ्रांनेंसियम। ठीक है लीना की रब से फरियाद। तो ये इसको याद करने का तरीका है लीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीसियम और फ्रांनेंसियम। तो डाउन द ग्रुप जाने में जो अपनी सेल है वो बढ़ती जाती है, जैसे डाउन द ग्रुप जाने में सेल इंक्रीज करती है।
सेल इंक्रीजेज। जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेल, यहाँ पे सेकंड सेल आ जाएगी, यहाँ पे थर्ड सेल, यहाँ पे फोर्थ सेल, पांचवा छठा सेल, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा ये सेल नंबर। कैसे, जैसे ये जो अपने हमने देखा ये 2p, 2 आया, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। अगर यहाँ पे पोटासियम के देखते हैं हम, यहाँ पे पोटासियम की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पोटासियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम, तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो जो ये है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बताता हमें सेल नंबर। तो एक सेल ऐड होगी ना, पहले क्या था, जैसे ये देखा जाए तो 2 था, इसमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो 2 था, अब कितना हो गया 3, तो ये एक सेल बढ़ गई ना। अगर इसमें जाएंगे तो इसमें 4 भी आएगा, जो 4 नंबर आएगा वो भी आएगा, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 4 भी आएगा, अगर सीसीएम में जाएंगे तो 5 भी आएगा। समझ रहे हो। एक करेक्शन है यहाँ पे, जो ये है लीना, या सोडियम हो रहेगा ना, तो सोडियम का नंबर होगा 11 और पोटासियम का होगा 19, ठीक है। तो ली को थोड़ा ऊपर लिखता हूँ मैं, और जैसे है ली और ना, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रोनेंसियम, ठीक। इसका थोड़ा नंबरिंग और चेंज कर देता हूँ इसकी, तो ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और ये हो जाएगा इसका 19 बनेगा। ये हो जाएगा सोडियम का, जो ये है अपना सोडियम का रहेगा एटॉमिक नंबर 11, और ये एटॉमिक नंबर 11, और जो पोटासियम है इसका रहेगा 19। जैसे जो मैजिक नंबर हमने देखे 2, 8, 8, या फिर 2, 8, 8, 18, 18 और 32, 32, ठीक है। अगर पहले से दूसरे उसमें जाएंगे हम ग्रुप पे तो 2 ऐड होएगा, ठीक। तो जैसे यहाँ पे आए तो 2 ऐड, और 2 से तीसरे पे जाएंगे तो +8 ऐड होएगा, और तीसरे से चौथे पे जाएंगे तो भी +8 ऐड होएगा। जैसे हाइड्रोजन का 1, तो लिथियम का 2 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1, 3, और इसके बाद क्या है 3 के बाद 8 जोड़ेंगे तो 11, 8, 11 में 8 और जोड़ेंगे तो 19, ठीक है। तो ये वाला जो हुआ ये हुआ अपना सोडियम का। तो मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर देता हूँ, ठीक है, एक करेक्शन हुई इसमें, तो ये हो जाएगा अपना सोडियम का। तो जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आएंगे डाउन द ग्रुप जो सेल है वो बढ़ती जाएगी। जैसे लिथियम का कितना आया था 1s2, 2s1, तो एक आया ये, ठीक है, और उसके बाद ये आया 3s1। तो ये सेल नंबर इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ेगा। तो जैसे ये अपना न्यूक्लियस, ये पहली सेल हुई, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, ठीक है। तो ऐसे इसका जो साइज है वो इंक्रीज होता रहेगा, और अलोंग द पीरियड जो एटॉमिक रेडियस है वो घटता रहेगा, और डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, ठीक है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, इसमें डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, क्योंकि साइज एटम का साइज बढ़ता रहेगा, क्योंकि सेल ऐड हो जाती है उसमें। समझे। बट इसमें आते हैं अपने एक्सेप्शंस भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़े एक्सेप्शंस दिखा देता हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि ये तो समझ में आ ही गया कि सेल नंबर बढ़ेगा या फिर जो अपना न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस, ठीक है। तो जैसे पहले पीरियड का एक्सेप्शन लें हम, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हीलियम। अगर देखा जाए तो ट्रेंड के हिसाब से देखें तो लेफ्ट से राइट जाने पे जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करता है, बट इसमें इस केस में क्या है, जो अपना हीलियम है उसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो ग्रेटर देन है हाइड्रोजन से। क्यों? क्योंकि हमने ये जो बताया था जो 18वां ग्रुप रहता है वो अपना नोबल गैसेज रहती है ये, तो ये है ग्रुप 18, और ये रहती है नोबल गैस। तो नोबल गैस में क्या रहता है, वंडरवाल फोर्सेज रहती हैं ओनली, ठीक है। तो वंडरवाल फोर्सेज ज़्यादा रहेगी किससे, जो अपना कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन उससे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ वंडरवाल फोर्सेज, या फिर जो रेडियस है वो रहेगी वंडरवाल रेडियस, और ये ग्रेटर देन रहती है किससे, आर कोवेलेंट से, ठीक है। तो ये पहले वाला एक्सेप्शन हो गया फ्रॉम पीरियड 1, तो P1 से ये वाला एक्सेप्शन हो जाएगा। अगर P2 की बात करें हम, जैसे ये दूसरा वाला ये है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन,
तो ये नियोन की बात करें यहाँ पे, तो ये भी नोबल गैस है, ग्रुप 18 से आया है ये। तो नोबल गैस होने की वजह से इसमें रहेगा अपना वंडरवाल फोर्सेस या फिर वंडरवाल रेडियस रहेगी, जो कि बड़ा रहेगा। ये वंडरवाल रेडियस दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आकर रुक जाएंगे वो, अगर उससे नज़दीक आएंगे, जैसे यहाँ पे मैं बना के दिखाऊँ इसको, जैसे हाइड्रोजन का वो मैंने लिया था यहाँ पे, हीलियम का लिया था, तो हीलियम अपने पास दो मॉलिक्यूल्स हैं ये, तो ये एक डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आकर रुक जाएंगे यहाँ। अगर इससे नज़दीक आएंगे तो जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये वाले डिस्टेंस का आधा रहता है अपना वंडरवाल रेडियस। तो ये देख रहे हो, ये इससे बड़ी है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेयरिंग रहती है, तो वो कम रहेगी। तो इसी के चलते जो अपना हीलियम है उसका साइज बड़ा है हाइड्रोजन से। ऐसे ही अगर देखा जाए तो जो सेकंड वाला पीरियड है उसमें जो नियोन है उसका साइज रहेगा सबसे बड़ा इस वाले ग्रुप में। जो ये अपना करक्शन जो पीरियड है, सेकंड पीरियड, उसमें नियोन का जो एटॉमिक रेडियस है वो सबसे बड़ा रहेगा, क्योंकि ये फॉर्म करते हैं वंडरवाल रेडियस। ठीक है, तो अब इनका ट्रेंड देखते हैं। जो डी ब्लॉक्स एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनमें इनका ट्रेंड और देखते हैं कैसा है क्या नहीं है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब देखते हैं जो डी ब्लॉक है अपना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ये हो जाएगा अपना डी ब्लॉक जो थर्ड ग्रुप से लेके जो 12th ग्रुप तक रहता है वो अपना डी ब्लॉक रहते हैं। ठीक है, और वो बताता हूँ क्यों रहते हैं। और इसके जो एलिमेंट्स हैं जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, उसके बाद जो शुरू होएगा जिंक के बाद, ये वाले जो 13 से लेकर 18 तक ये अपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है, और जो पहला और दूसरा है वो रहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। और जो नीचे सबसे नीचे रखे रहते हैं लेंथेनोइड्स और जो एक्टेनोइड्स हैं वो अपने आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। ये डी ब्लॉक क्यों कहलाए, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सब सेल में या फिर डी ऑर्बिटल में जाता है। जैसे अगर इनका नंबर देखें तो स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, वेनाडियम का 23, और ऐसे चलता रहे। क्रोमियम का 24 लिख ही देता हूँ, क्रोमियम का 24, मैग्नीज 25, आयरन का 26, 27 कोबाल्ट, 28 निकल, 29 कॉपर और 30 जिंक का। ठीक है, तो कॉपर का स्टार मार्क लगा देता हूँ और एक लगा देता हूँ क्रोमियम का, क्योंकि जो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सेप्शन केस है। ठीक है, ये सब बताया हुआ है मैंने। वैसे अगर यहाँ पे स्कैंडियम का देखें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो स्कैंडियम 21 नंबर है इसका। ठीक, तो ये आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2 और 3d1, 21 हो जाएंगे। देखना, 2 और 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, 3d1। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आया डी ऑर्बिटल में, तो इसलिए इसका नाम पड़ा डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, और ये 10 होंगे क्योंकि जो डी में है 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक, तो जो टाइटेनियम है इसका कितना आ जाएगा, 3d2 आ जाएगा ये। तो मैं इसका जो लास्ट वाला है वो लिख देता हूँ यहाँ पे, 3d2, 3d3। और जैसे क्रोमियम है तो क्रोमियम का एक्सेप्शन केस है, तो 4s1, 3d5 जाएगा ये, क्योंकि ये दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है ना, तो वो मोर स्टेबल होती हैं। ठीक है, तो ये जो इसका आएगा ये आएगा 4s1 और 3d5 हो जाएगा। मैग्नीशियम 3d5 रहेगा, आयरन का रह जाएगा अपना 3d6 और इसका 7 हो जाएगा, 3d7, 3d8 और इसका आएगा 3d10 आएगा इसका। ठीक है, क्योंकि 9 रहेगा नहीं, जो ये ऑर्बिटल हैं वो हाफ फील्ड हैं, वो मोर स्टेबल रहती हैं, तो यहाँ पे 3d9 नहीं आएगा, 10 आएगा। और जो 4s है वो 1 हो जाएगा उधर, और ये भी 3d10 रहेगा अपना। तो ये इनका है न्यूक्लियर चार्ज या फिर एटॉमिक नंबर, जेड बोल देता हूँ इसको मैं, जो 21 22 23 लिखा है वो जेड या फिर न्यूक्लियर चार्ज। तो देखा गया जो 21 22 और 23 है यहाँ पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। जो 21 22 23 है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। तो मैं ये जो पहले वाला है इसका स्कैंडियम का, इसका ये हटा देता हूँ। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, एक बार समझाने के लिए था ये तो। ठीक, और अब यहाँ पे लिखेंगे जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करेगा, कहाँ से कहाँ तक, जो अपना स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनाडियम है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। क्यों,
क्योंकि जो इसका चार्ज है न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स उसको खींचेगा, ये तो खींचेगा तो एटॉमिक रेडियस होएगा डिक्रीज। ठीक है, तो अब ये जो अपना कॉपर तक है, क्रोमियम से लेकर कॉपर तक या फिर आयरन तक, ये इनका देखा गया कि नियरली इनका इक्वल है, जो इनका रेडियस है वो इक्वल है, एटॉमिक रेडियस वो नियरली है कांस्टेंट। ठीक है, ये बराबर है तीनों का कांस्टेंट। ठीक, और उसके बाद जो ये है, ये देखा गया जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज। और वो क्यों करता है ये यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे जो अपने डी ऑर्बिटल है उसमें 5 खाने रहते हैं, यानी 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसमें। तो ये डी ऑर्बिटल बना ली मैंने यहाँ पे, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक, तो जो ये 3 है पहले वाले 3, इनके केस में क्या हुआ, इनके केस में तो हुआ ये जो एटॉमिक चार्ज बढ़ा या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, उनकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ और ये डिक्रीज कर गया एटॉमिक रेडियस। तो जो 24 है इसमें देखो 3d5 आ गया ये। ठीक है, और ये आया इसमें 3d5 जो मैग्नीज है इसमें भी, और जो आयरन है उसमें आया 3d6। अब बात कर रहे हैं हम ये जो क्रोमियम मैग्नीज और आयरन तीन है, तीनों की। ठीक है, एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट रहेगी, वो क्यों रहेगी? जैसे जो क्रोमियम इसका तो एक्सेप्शन केस है, तो ये 5 आएंगे इसमें। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ। ठीक है, तो ये हंड्स रूल के हिसाब से भरे जाते हैं, वो भी लेक्चर चेक कर लेना एक बार। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में मैंने भर दिए। ठीक है, जो ये मैग्नीज है इसका भी ऐसा ही आया, और जो 26 है आयरन, उसका एक इलेक्ट्रॉन जो ये वाला है ये जाएगा इस वाली सेल में, या जो अपना पहले वाला खाना है इसमें जाएगा ये, अगर बोलने इसको तो ये जाएगा अपोजिट स्पिन में। ठीक, तो अब क्या होगा, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये आपस में करेंगे रिपेल, तो रिपेल करेंगे तो इसका साइज बढ़ेगा। बट जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कह रहा है साइज घटना चाहिए, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है ये न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ता जा रहा है। तो दोनों में आपस में फाइट होएगी, किस किस में, जो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है उसमें, और जो अपना न्यूक्लियर चार्ज है वो। तो न्यूक्लियर चार्ज वो बराबर आया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के। ठीक है, पहले जो ये है एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके बाद जो कंक्लूजन दिया जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री में तो पहले ये जो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन देखा गया और जो न्यूक्लियर चार्ज है उसका इफेक्ट देखा गया, तो ये दोनों करीब करीब सेम पाया, तो इसलिए हमने बोल दिया 24 25 और 26 का बिल्कुल सेम है, जो एटॉमिक रेडियस है वो कांस्टेंट है। ठीक है, और जो अपना 27 28 29 और 30 है इसमें और देखते हैं। जैसे है तो डी ऑर्बिटल ही, तो डी ऑर्बिटल में 5 में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना लेता हूँ, 5 जो सेल्स हैं, ये छोटे छोटे खाने हैं, वो बना लेता हूँ इसमें। तो 1 2 3 और 2 5 हो जाएंगे। ठीक, तो ये आएगा अब 27 में, तो 27 में क्या होगा, एक और आएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो रिपल्सन और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो रिपल्सन बढ़ेगा, तो जो रिपल्सन और जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है उसमें दोनों में डोमिनेंट फैक्टर बनेगा अपना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। जैसे 27 की फिलअप करूँ मैं यहाँ पे, तो 27 में पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन और 5वां इलेक्ट्रॉन। हंड्स रूल के हिसाब से बढ़ रहे हैं इसको हम। अगर चेक करना है तो ऊपर टाइप करना है हंड्स रूल द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, लगा देना, मिलेगा लेक्चर। ठीक, तो ये कितना 27 भरना, हमने कितना भर दिया, 26 तक तो भर दिया ये वाला है। 27 भरेंगे मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आएगा इसमें, तो ये 26वां और एक यहाँ पे और भर देता हूँ, तो ये और एक 27वां। तो अब जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है वो डोमिनेंट फैक्टर बनेगा न्यूक्लियर चार्ज पे, तो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है वो ग्रेटर देन हो जाएगा न्यूक्लियर चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन रिपल्सन इज ग्रेटर देन न्यूक्लियर चार्ज फैक्टर। ठीक है, तो डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। रिपल्सन होएगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, तो इसी प्रकार से जो एटॉमिक रेडियस है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाया। एक्सेप्शन केस हैं ये सारे एक्सेप्शंस। ठीक है, एक्सेप्शंस समझे, तो एक्सेप्शन पढ़ोगे तभी जाके कुछ सिलेक्शन होएगा भाई। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन डोमिनेंट फैक्टर बनेगा, और जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करेगा। किस केस में, डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स है अपने उसमें। हमने जो रेगुलर ट्रेंड था, रेगुलर ट्रेंड क्या कहना चाहिए, जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करना चाहिए जो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं। तो रेगुलर ट्रेंड क्या कहता है, यहाँ पे लिख देता हूँ रेगुलर ट्रेंड, या फिर रेगुलर ट्रेंड लिख देता हूँ। रेगुलर ट्रेंड वो क्या कहता है,
अगर अलोंग द पीरियड जा रहे हैं तो जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करना चाहिए। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज अलोंग द पीरियड, या फिर लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जाने पे जो अपना एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं, एक्सेप्शंस आए ना। तो जो स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनाडियम है उसमें तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करा, बट उसके बाद फिर कांस्टेंट हो गया ये। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है वो डोमिनेंट फैक्टर बना, और जो न्यूक्लियर चार्ज है वो उस पर डोमिनेंट बन जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है वो, जिसके कारण एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा इसका। जैसे अगर 28 नंबर का और देखें तो हम एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, मतलब और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाएगा। 29 का देखें तो एक और आ जाएगा, ठीक है। या 30 का देखें तो सारे भर जाएंगे इसमें। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है वो डोमिनेंट फैक्टर होएगा इन केस में, जो 27, 28, 29 और 30 तक है इनमें, ठीक है। तो इनका भी देखा जाएगा, जो एक अपने पास क्वेश्चन आता है कि इनमें से है कौन सा जो रेगुलर ट्रेंड क्या बनेगा। जैसे ये है तो लेफ्ट से राइट जाते तो घटना चाहिए था, बस इसमें देखा जाएगा जो एक्सेप्शंस आए उसकी वजह से रेगुलर ट्रेंड क्या बनेगा, या फिर यहाँ पे लिखूंगा जो ट्रेंड आएगा अपना डी ब्लॉक का ट्रेंड ऑफ डी ब्लॉक, ठीक है। तो ये क्या देखा गया, जैसे पहले आएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम और फिर आएगा अपना जिंक, ठीक है। जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से जो इसका एटॉमिक रेडियस बढ़ा है वो बराबर हो जाएगा किसके, स्कैंडियम टाइटेनियम के, ठीक है। तो जो इसका मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जो जिंक है ये जंप मार के इधर आएगा और एक कॉपर आएगा बस, ठीक है। तो जिसका ट्रेंड बनेगा वो बनेगा स्कैंडियम, स्कैंडियम की जो एटॉमिक रेडियस है वो ग्रेटर देन है टाइटेनियम से, और वो ग्रेटर देन है जिंक से, ठीक। वो ग्रेटर देन हो जाएगा वेनाडियम, और ये ग्रेटर रहेगा फिर क्रोमियम, और फिर क्रोमियम और ये जो बराबर रहेंगे, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ठीक है। और एक जो ये कॉपर है ये भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दो चेंजेस होंगे इसमें, एक तो ये जिंक आएगा तीसरे नंबर पे, और एक ये कॉपर आ जाएगा आयरन के बाद, ठीक। फिर आ जाएगा अपना ये ग्रेटर देन हो जाएंगे कोबाल्ट से, और कोबाल्ट ग्रेटर देन हो जाएगा निकल से, ठीक है। तो ये दो ही एक्सेप्शन थे इसमें, मतलब जो जिंक है वो जंप मार के आएगा तीसरे नंबर पे, जिंक जंप मार के तीसरे नंबर पे, ठीक है। और जो कॉपर है वो जंप मार के आएगा अपना ये 8वां नंबर हो जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा बस 29 से 28 पे। मतलब जो इनका कॉपर, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन और कॉपर ये सारे एक जैसे हो जाएंगे, जिसको इनकी एटॉमिक रेडियस हो जाएगी सेम, ठीक है। और ये वाला ट्रेंड बनेगा अपना, तो ये वाला ट्रेंड हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये याद करने की ज़रूरत है भाई, तभी जाके सिलेक्शन होएगा। तो एक बार जैसे हमने ये देखा अलोंग द पीरियड, अब डाउन द ग्रुप और देखते हैं। तो ग्रुप में जाने पे क्या कुछ होगा, यहाँ पे आएगा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जो हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल देते हैं या फिर शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं उसको, तो वो आएगा। एक बार बढ़ते हैं स्लाइड में नेक्स्ट में और देखते हैं उनको जो डाउन द ग्रुप है वो क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखते हैं डाउन द ग्रुप क्या प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स डाउन दी ग्रुप, डाउन दी ग्रुप, ठीक है। तो उसमें ये जो इसमें एलिमेंट्स आते हैं वो देख लेते हैं। तो पहले देखेंगे स्कैंडियम, स्कैंडियम के तुरंत बाद आएगा अपना यट्रियम, ठीक है। उसके बाद आएगा लेंथेनियम, और स्कैंडियम के बाद आता है अपना टाइटेनियम, ठीक है। और उसके नीचे जिरकोनियम, और फिर आएगा अपना हाफियम, और टाइटेनियम के बाद आता है अपना वेनाडियम, जिरकोनियम के बाद आएगा नायोबियम, और हाफनियम के बाद आएगा टेंटेनियम, ठीक है। तो यही देख लेते हैं। जो पहला है ये अपना ये होएगा 3D जो ऑर्बिटल है वो भरेगी, इसमें 4D आ जाएगा, इसमें 5D हो जाएगा, ठीक। 3D क्योंकि एक एक जो सब सेल है वो ऐड होती जाएगी, या फिर एक एक सेल है वो ऐड होती जाएगी, ये 4D, और ये हो जाएगा अपना 5D। तो जो लेंथेनियम है वो है 57, जो हाफियम है वो है 72, ठीक। और जो ये हो जाएगा अपना 73। तो जो 58 से लेके 71 तक वो जो कहलाएंगे वो लेंथेनोइड्स रहते हैं, ठीक है। जो ये वाली सीरीज है ये अपनी है लेंथेनोइड्स। जो लेंथेनोइड्स हैं जो 58 से 71 है, और उसके जो नीचे जो
2 लाइन लिखी रहती है ये वाली, ये अपने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स रहते हैं, ठीक है, जो 2 रहते हैं लेंथेनॉइड्स और ये एक्टेनॉइड्स। जो ये ग्रुप जो ये सीरीज रहती है अपनी ये वाली लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स, ये बोले जाते हैं अपने एफ ऑर्बिटल्स या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, समझे। तो 58 से लेकर 71 तक अपने लेंथेनॉइड्स होते हैं ये, समझे। तो इनका अगर रेगुलर ट्रेंड की बात करें हम, तो डाउन द ग्रुप जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ना चाहिए था, डाउन द ग्रुप आएंगे जो जनरल ट्रेंड क्या कहता है अपना एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो सेल है वो इंक्रीज होती है, जैसे यहाँ 3D फिर 4D और फिर 5D, जो जो 3 4 5 है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वही तो सेल नंबर बताता है। तो एक एक सेल बढ़ती जाती है इसमें, तो एक एक सेल बढ़ेगी तो साइज भी बढ़ेगा उसका एटम का, और साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा इसका, ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं, ये थी अपनी एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। बट रियलिटी क्या हुई, रियलिटी में जो जिरकोनियम और हाफनियम था ये दोनों बराबर रह गए, एटॉमिक साइज इनका दोनों का बराबर निकला, ठीक है। ऐसे ही जो यूट्रियम और लेंथेनियम है इनका भी दोनों का बराबर निकला, ठीक। और नायोबियम और टेंटनम है इनका भी दोनों का बराबर निकला। वो क्यों निकला? वो निकला ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो टर्म है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये क्या कहती है, इसको भी समझना जरूरी है पहले। जैसे अगर देखा जाए तो ये नाम ही सजेस्ट करना हमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जैसे मतलब सिकुड़ जाता है ये, तो जिरकोनियम और हाफनियम का बराबर हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि जो ये अपने लेंथेनॉइड्स हैं ये अपने आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब ये जो एफ ऑर्बिटल है उसकी फीलिंग होती है। तो ये होएगा, इसका जो मेन रीजन है वो है शिल्डिंग इफेक्ट। तो जो एफ ऑर्बिटल है उसका शिल्डिंग इफेक्ट पुअर है, ठीक है। तो एफ ऑर्बिटल्स हैज एफ ऑर्बिटल्स हैज पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीन इफेक्ट, स्क्रीन इफेक्ट। तो इसका जो ट्रेंड है जो शिल्डिंग इफेक्ट का है वो है पहले एस ग्रेटर देन रहेगा, फिर पी ग्रेटर देन रहेगा, डी ग्रेटर देन रहेगा अपना एफ से, ठीक। तो सबसे ज़्यादा शिल्डिंग इफेक्ट है वो एस का है, क्योंकि जो इसकी ये किस लिए होता है, इनकी शेप की वजह से, ड्यू टू देयर शेप्स। तो ये हो जाएगा अपनी शेप, जो एस की है वो स्फेरिकल, स्फेरिकल, पी की है डम्ब बेल, डम्ब बेल, डी की है डबल डम्बेल, डबल डम्ब बेल, डम्ब बेल। और जो एफ की है वो है 8 फोल्ड स्ट्रक्चर, 8 फोल्ड स्ट्रक्चर, जैसे लोब रहते हैं ना अपने, तो ये हो जाएगा अपना डम्बेल। और अगर ये देखा जाए तो ये हो जाएगा डबल डम्बेल। और ऐसे ही अगर 8 लोब बना दे ये वाली तो ये हो जाएगा अपना 8 फोल्ड स्ट्रक्चर। तो जो एस है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के नज़दीक वाली है ना, जैसे ये अगर न्यूक्लियस बनाया मैंने ये न्यूक्लियस, तो ये रहेगी अपनी एस ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद आएगी पी वाली, फिर डी और फिर आएगी एफ। तो यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े बना देता हूँ इसको। तो एस स्फेरिकल, फिर आएगी अपनी पी डम्बेल वाली, तो ये आ जाएगी और ये आ जाएगी। फिर आएगी अपनी एफ डबल डम्बेल, तो ये आ जाएगी एक, और इसके बाद आएगी ये, और एक आ जाएगी ये वाली, ठीक है, डबल डम्बेल, ये पूरा बन जाएगा। फिर आएगा अपना एफ ऑर्बिटल, तो जैसे ये पी आया, फिर आएगा अपना डी, और फिर उसके बाद आएगा एफ जाके, तो कहीं दूर से आएगा, ये दूर जाके आएगा, ठीक। उसमें 8 लोब स्ट्रक्चर बन जाएगा ये वाला। तो क्यों जो एस है उसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये स्फेरिकल भी है, और जो इलेक्ट्रॉन का जैसे शील्ड करेगा ना, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे इसके, तो न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट होने से बचाएगा ना, ये शील्ड करेगा, चारों तरफ से कर देगा, क्योंकि स्फेरिकल है, इसकी तो शेप ही स्फेरिकल है, ठीक है। उसके बाद जो है पी, तो पी इससे ज़्यादा दूर है, क्योंकि ये पहले वाली सेल, उसके बाद दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, और फिर आएगी चौथी, दूर हो जाएगा। बट जो एफ है, एफ ऑर्बिटल, उसमें अच्छे से सील्ड नहीं कर पाएगा ये, जैसे ये 8 फोल्ड स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होएगा, तो उसको बचा नहीं पाएगा ना, जो न्यूक्लियस है उससे। मान लेते हैं जो 8 फोल्ड स्ट्रक्चर ये वाला है, ये मैं एफ ऑर्बिटल को ही दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये एफ ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल है, एफ है, एफ है, और ये एस ना होते हुए मैं डायरेक्ट एफ दिखा रहा हूँ यहाँ, ठीक। तो जो अपने पास ये वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको जो ये
न्यूक्लियस है वो तो खींच ही लेगा, ये बचा ही नहीं पाएगा इसको। ठीक है, कहीं भी मान लेते जो इसके अगल बगल को इलेक्ट्रॉन ये वाले तो जो न्यूक्लियस है इनको तो खींच ही लेगा अपनी तरफ, क्योंकि जो इनका साइज है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि 8 लोब स्ट्रक्चर है ना, तो ये छोटा रहेगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। तो एक ये कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा हमें बहुत ज़्यादा, जिस कारण जो ये वाला कॉन्ट्रैक्शन है ये बोला जाएगा लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये जो सीरीज है ये लेंथेनॉइड्स की सीरीज है। और ये कॉन्ट्रैक्शन है ड्यू टू एफ ऑर्बिटल, क्योंकि एफ सबसे ज़्यादा दूर भी है और जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री भी है, और फ्री रहेंगे तो न्यूक्लियस को खींच लेगा, जिस कारण जो जिरकोनियम है और हाफियम है इन दोनों का साइज बराबर रहता है। नायाबियम है, टैंटनम है, इसका भी दोनों का बराबर रहेगा। और यूट्रियम है, लेंथेनम है, इन दोनों का भी बराबर रहेगा। तो इसका अगर कोई रीजन पूछेगा हमसे तो रीजन क्या देंगे, जो एफ ऑर्बिटल्स है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाती हैं। ठीक है, या फिर इसको हम दे सकते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है ये वाला साइज इसका, तो जिस कारण जिरकोनियम, हाफनियम, यूट्रियम और लेंथेनम इन सब का साइज बराबर देखा गया। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया है जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें एक्सेप्शंस बहुत ज़रूरी है अपने करने। तो पहले यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके बाद जो ये दिए जाते हैं। जैसे क्यों हुआ होगा, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोल दिया क्योंकि एफ ऑर्बिटल भरी जा रही थी और उसका जो शील्डिंग इफेक्ट था वो पुअर था। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को बचा नहीं पाता था इससे, न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींच ही लेगा, तो साइज इसका छोटा हो जाएगा। एज कंपेयर करेंगे तो जिरकोनियम और हाफनियम का दोनों का बराबर मिलेगा, ये छोटा मिलेगा। हालांकि होना बड़ा था इसको, जो एटॉमिक रेडियस वो बढ़ना था डाउन द ग्रुप में, बट ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि पहले जो था जो सेल नंबर बढ़ रहा है इसलिए बढ़ना था ये, बट जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये करीबन दोनों बराबर रह जाते हैं। तो इनका रीजन देंगे हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या फिर पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल्स। समझे? तो एक बार इनका जो 58 से लेकर 71 तक है ना, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखना। ठीक है, तो F0 आएगा, फिर 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा F14 तक। ठीक है, जो F ऑर्बिटल्स भरी जाएंगे लेंथेनॉइड्स में। समझे? तो एक बार इसको अच्छे से देखना। एक और कर लेते हैं, जो अपना आयनिक रेडियस वाला बचा था वो और करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जो आयनिक रेडियस का ट्रेंड है वो देख लेते हैं एक बार। तो इसके एग्जांपल से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा तो दिया ही पहले। तो पहला एग्जांपल है अपना हाइड्रोजन प्लस, फिर हाइड्रोजन और फिर H माइनस। ठीक है, इनमें से बताना जो ट्रेंड क्या रहेगा। तो जो ये इसके अगर सेलेक्ट करें इसमें, तो ये अपना कैटायन, ये एटम और ये एनायन, तो ये हो जाएगा अपना एनायन और ये हो जाएगा अपना कैटायन। तो जो हमने बताया था चौथी या 5वीं स्लाइड थी उसमें, जो एनायन का साइज है वो ग्रेटर देन रहता है, तो H माइनस ग्रेटर देन रहेगा, फिर होएगा अपना एटम और उसके बाद आएगा अपना कैटायन। ठीक है, ये इसका ट्रेंड हो जाएगा। अगर दूसरा एग्जांपल की बात करें हम यहाँ पे, तो एक N माइनस ले लेता हूँ, एक N2 माइनस ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ N3 माइनस। तो जिस पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, तो उतना ही बड़ा एटम और उतनी बड़ी रेडियस हो जाएगी। तो N3 ग्रेटर देन रहेगा N2 माइनस से और ग्रेटर देन रहेगा N माइनस से। समझे? और क्या आएगा इसमें, और आ जाएगा अपना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इनका क्या मतलब है, जिन पे इलेक्ट्रॉन सेम हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे अगर इसका एग्जांपल ले हम, तो ये लिख देता हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम। जैसे ऑक्सीजन 2 माइनस कर दिया मैंने, नाइट्रोजन 3 माइनस कर दिया, फ्लोरीन माइनस कर दिया, -1 कर दिया। यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जो नेगेटिव लगा दिया मतलब -1 है। ठीक है, सोडियम प्लस कर दिया मैंने, सोडियम प्लस, और मैग्नीशियम 2 प्लस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसी है वो बन रही है। जैसे ऑक्सीजन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 रहते हैं, 2 और दे दिया हमने, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल 10।
तो टोटल हो जाएंगे ये 10। ठीक, जो नाइट्रोजन उस पर 7 रहते हैं, 3 और दिए तो ये भी हो जाएंगे 10। फ्लोरीन पे 9 रहते हैं, एक और दिया तो नहीं 10। सोडियम पे 11 रहते हैं, एक निकाल दिया यानी 10 बचे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैग्नीशियम पे 12 रहते हैं तो 2 और निकाल दिए हमने, तो ये कितने बचे 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन बचे टोटल। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो सेम है, तो ये जो स्पीसी हैं ये बोली जाएंगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। समझे? तो जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं इस केस में क्या होगा, जो साइज है साइज वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, एटॉमिक नंबर के। ठीक है, या फिर न्यूक्लियर चार्ज पे। तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा उतना छोटा साइज। ठीक है, तो इस केस में क्या देखा जाएगा, जो मैग्नीशियम उस पर 12 रहता है, जो जेड है इनका, अगर जेड लिखे हम तो मैग्नीशियम का जेड बराबर 12, सोडियम का 11, फ्लोरीन का 9, ऑक्सीजन का 7, करेक्शन जो नाइट्रोजन उसका 7, ऑक्सीजन का 8। तो साइज हो जाएगा वो क्या, इसका जो ट्रेंड बनेगा वो क्या हो जाएगा, पहले बड़ा रहेगा Mg2+, मैग्नीशियम का बड़ा। ठीक है, करेक्शन जो ज़्यादा है वो छोटा रहेगा ना, जैसे जेड ज़्यादा तो जो साइज है वो छोटा रहेगा, तो इसका जेड सबसे ज़्यादा है तो इसका साइज रहेगा छोटा सबसे। ठीक है, तो मैं इसका लेस देन लगा देता हूँ यहाँ पे। फिर रहेगा सोडियम प्लस का। ठीक, उसके बाद रहेगा अपना फ्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन पे 9 है ना तो F माइनस रहेगा। फिर रहेगा ऑक्सीजन 2 माइनस, और फिर रहेगा अपना N3-। तो ये ट्रेंड हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आज का लेक्चर था यहीं पे रोकते हैं हम। इम्पोर्टेंट लेक्चर है एक, तो अगर समझ में ना आए तो इसको रिपीट करके देखो। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।